जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी की एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कुलानंद घंसाला सर, जो कि एक प्ले राइटर हैं और उन्होंने काफ़ी सारे प्लेज लिखे हैं और उत्तराखंड में उनका नाम जाना जाता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि उनका करियर, उनका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और करियर, और वो किस तरीके से थिएटर में और फिर प्ले राइटर वो बने। तो उनके सफ़र को आज हम उन्हीं से जानेंगे। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी कहानी मेरी जुबानी में। और सर, आप बताएं कि आज आप इतने सक्सेसफुल प्ले राइटर हैं। अभी आपने एक गढ़वाली रामलीला भी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में कराई, जो कि काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी हिट रहा। तो शुरू से आप बताएं कि आपका जीवन, स्कूल में आप कैसे थे, फिर कॉलेज में कैसे थे, फिर आप इस फील्ड में सर कैसे आए। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा बचपन काफ़ी कठिन परिस्थितियों में रहा, क्योंकि मेरी माताजी बचपन में ही सुरक्षादार थी और मेरी दादी ने फिर मुझे पाला है। और मेरी जो शिक्षा है स्कूल की 5वीं तक तो मैं ग्राम नाई घोड़ी गढ़वाल में, एक मेरा गांव सागर सैन है और पट्टी बालिकंदार से और विकासखंड पावर, उसी के गांव के नज़दीक नाई एक ग्राम सभा थी जहां स्कूल था। तो 5वीं तक मैं वहाँ मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद हमारे गांव में मैट्रिक था, हाई स्कूल तक था। फिर वहाँ मैंने मैट्रिक की और फिर मेरे फादर जो है देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। तो फिर मैं आगे एजुकेशन में देहरादून, फिर मेरी DB कॉलेज से हुई। फिर मेरी 84 में मेरा जॉब लगी थी मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो चलता रहा। फिर मेरा 90 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ गोपेश्वर, तो वहाँ पे फिर मैंने लॉ किया, LLB। तो ये तो मेरी एजुकेशन का एक सफ़र था, कहाँ से मैं कहाँ चला। अब थिएटर की जो बात है, रंगमंच की, तो रंगमंच बचपन से शौक रहा। मैं जब कक्षा 3 में था तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पे कुछ गीत होते थे, कुछ खेल होते थे, इस तरह के कार्यक्रम होते थे। तो उनमें प्राइज़ होता था, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। तो मैंने एक गीत गाया था, एक बहुत बड़ा फेमस गीत था उस समय, उस टाइम पे। ये होगी मेरे ख्याल से 73 की बात होगी, मुझे लगता है कि सबसे मेरा मोती ढांगा तिले धार बोले, ये गीत था। तो ये मैंने गाया। हाँ जी। तो मुझे उसमें पहला प्राइज़ मिला। और प्राइज़ क्या मिला? एक साबुन की टिकिया, और वो साबुन भी वो वाला जिससे कपड़े धोते हैं। अच्छा। तो वो एक बड़ा वो था उस समय। तो मेरे गांव में जब आया तो दादी ने कहा क्या लाया, मैंने कहा ये साबुन मिली है। तो बड़ी चर्चाएं हुई कि साबुन मिली। तो ये रंगमंच का जो मेरा झुकाव रहा, ये बचपन से रहा। फिर उसके बाद हमने रामलीला शुरू करी। रामलीला करते करते हम हाई स्कूल में जब पहुंचे तो मैंने रामलीला में लगभग सारे रोल किए हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, जो भी होता है, जितने भी करा, मतलब करता रहा, रुका नहीं। और 15 अगस्त और 26 जनवरी का तो मेरी इसमें से ड्यूटी होती थी कि भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी। तो रंगमंच का वहाँ से चस्का लगा हुआ था। भगवान की दया ये हुई कि नौकरी लग गई। तो फिर मैं यहाँ जो पेशेवर थिएटर है, जिसे थिएटर कहते हैं, रंगमंच कहते हैं, वो देहरादून में बड़ा मजबूत था उस समय। मतलब हम देखते थे कि जब रिहर्सल होती थी, यहाँ नेहरू ईयर के अंदर होता था, इसी रोड पे, तो बड़ी भीड़ रहती कलाकारों की। वहाँ 2-3 कमरे थे, तो हर कमरे में कोई ना कोई ग्रुप नाटकों की रिहर्सल करता था। तो मैं भी जाता था देखने के, मेरे घर से नज़दीक था, क्योंकि हम सर्वे ऑफ इंडिया के इसी रोड वाली कॉलोनी में रहते थे। तो उस कॉलोनी के बाद से नज़दीक था वो, जाते थे, अच्छा लगता था कि यार हमें भी कोई लेगा, ये था कि कोई रखेगा किसी नाटक में, ये वो था। इस बीच क्या हुआ कि एक जो गढ़वाली रामलीला गुणानंद पथिक जी ने पहले देहरादून में करी थी, वो काव्य था। अभी जो मैंने बनाया, मैंने पूरा डायलॉग भी, शायर भी और सब कुछ किया, उसे मैंने कंप्लीट बनाया। तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और जब ये रामलीला उद्यम मैंने देखी तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अभी भी, पहाड़ के लोग अभी भी हिंदी की रामलीला में काम कर रहे हैं, ये अवधि में काम कर रहे हैं। तो मैंने उस समय 87 की बात है, मैंने पथिक जी से कहा कि गुरुजी मैं इसको रिराइट करना चाहता हूँ किताब को। उन्होंने क्या करेगा, मैंने कहा मैं इसमें डायलॉग भी मिक्स करूँगा और जो गीत बहुत बड़े हैं उनको छोटे करूँगा। पहले तो उन्होंने नाराजी व्यक्त की, नहीं ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाद में फिर मैंने उनको समझाया बहुत, मैंने कहा गुरुजी ये बनेगा तो आपका ही बनेगा। खैर उनका कोई नहीं कर। जब मैंने रामलीला यहाँ से पूरी टीम एक गांव लेके गया, चपरौड़ी एक जगह है हमारे यहाँ माओ ब्लॉक में, तो वहाँ पे हम लोग 10 दिन की रामलीला लेके गए। और जब हमने वो रामलीला गढ़वाली में जो मैंने आप लिखी है, वही उसी का एक हल्का सा होता है,
अब तो काफ़ी मेच्योरिटी में लिखा गया, लेकिन वो पहले थोड़ा प्रीमियर था। तो जब मैंने वो वहाँ पे किया तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और गजब की बात आप एक ताजुब करोगे, इतनी भीड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी रैमला में। मतलब लोग तरपाली साइड से लेके पावो बाजार से लेके गाड़ियों में रात को रैमला देखने उस बाजार में आते थे। और एक खेत में था थोड़ा सा, हमने बना रखा जो होता है। तो जब सीता स्वयंवर था जिस दिन, उस दिन इतनी भीड़ हुई कि मुझे स्टेज को 3 तरफ से ऊपर करना पड़ा, इतनी भीड़ हुई। क्योंकि दिन में पहले शादी थी, अब शादी भी वहाँ उन्होंने क्या कहा कि सीता स्वयंवर जो है दूसरे गांव से होगा। तो फलद्वाड़ी करके गांव है वहाँ, तो चढ़ाई पे गए साहब हम बारात लेकर के, वहाँ पूरा जैसे गांव का वातावरण शादी होती है वही सेम पैटर्न पे उन्होंने करा होता। तो वो भी शाम को सारे गांव वाले रामलीला देखने आए। तो वो माहौल मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, इस रामलीला से ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो तब जो आया वो उसी का प्रतिफल, इतने साल लगे उसको लाने में, लेकिन अच्छा है। तो रंगमंच की जो बात मैं करता कि रंगमंच यहाँ से शुरू हुआ, देहरादून से। तो 84 में हमने 84-85 में मैंने नाटक किया, 87 में सिद्धि सुमन, 88 में भारी भूल, और एक रंग शो कार्यक्रम हमने गणगाथा कलामंच की संस्था बनाई मैंने, और उसके माध्यम से किया। उसमें राम प्रसाद सुंदरियाल अनुज जी डायरेक्शन दिया था नाटकों का, क्योंकि हम नए थे, हमें पता नहीं था। लेकिन थोड़ा बहुत उसमें, चूँकि हृदय सुमन में एक सीन मैंने लिखा नया, और भारी भूल में 2 सीन नाटक के, क्योंकि वो 1950 का नाटक लिखा हुआ है, तो उसको आज की परिस्थितियों में लाने के लिए 2 सीन मेरे से लिखवाए अनुज जी ने। तो मैंने 2 सीन नाटक के नए लिखे, और वो भगवान की कृपा समझे या प्रभु राम की कृपा समझे कि वो सीन बड़े अच्छे लगे। मतलब ये कहीं लगा कि नाटक से हट गया था, और डायलॉगों का तारतम्य बड़ा हुआ था, एक उसमें जो उतार चढ़ाव पूरा था। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि नहीं यार ठीक हुआ, और अनुज जी को विश्वास था कि नहीं ये तुम अच्छा लिख सकते हो। सडनली मेरा ट्रांसफर हो गया गोपुर। अब जो आदमी घर बैंक से कभी घर जाता नहीं था सीधे, अब वो वहाँ बैंक से घर जाएगा तो बड़ी दिक्कत है। अब एक आध महीना तो मैंने देखा, लेकिन क्या होगा, मैं फिर छुट्टी लेके मैं देहरादून जब आया, बच्चे ही थे मेरे घर, तो मैं गुरुजी के पास गया, सुंदरियाल जी के पास। तो अनुज जी को मेरा गुरुजी, वहाँ पे रंगमंच के तो कुछ हिसाब किताब दिख नहीं रहे, अब क्या होगा। मैं तो बोले एक काम करो, तुम वहाँ पे लिख सकते हो। मैंने क्या लिखूँ, बोला नाटक लिखो। मैंने कहा मुझे कहाँ नाटक लिखने आते हैं। बोला नहीं, तुमने जो 2 नाटकों में सीन लिखे थे वो बहुत अच्छे थे, और तुम लिख सकते हो, तुम लिखना प्रयास करो, और उसमें टाइम लगना पड़ जाएगा। ठीक है। उनकी बात को मैं कुछ दिन सोचता रहा कि यार क्या होगा, कैसे होगा, लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। इतने में नैन सिंह नेगी जी भी वहाँ एक प्रयास संस्था के माध्यम से एक कार्यक्रम था चंद्र कुमार बड़तवाल जी का, उसमें मिले। तो मैंने अपना दुखड़ा उनको भी सुनाया कि भाई साहब यहाँ पर कुछ है नहीं, क्या होगा। तो उन्होंने भी कहा कि यार अकेले चलो, जब कोई नहीं आता। तो अब मेरे दिमाग में आ गया कि अकेले चलो, अनुज जी ने कहा कि नाटक लिखो, ये करे अकेले चलो, तो अब यही कर रहा था। तो उस समय एट द टाइम वहाँ पे गोपेश्वर में साक्षरता का चल रहा था माहौल, हर गांव कस्बों में साक्षरता एक्टिव हो जाती। तो मैंने कहा यार क्यों ना साक्षरता को ही विषय बना ले जाए। मैंने साक्षरता को सब्जेक्ट चुना और एक नाटक उस पर बनाया, उसकी थीम बनाई, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे दिखाएंगे, ये सारा बना करके। और मैंने लगभग 4-5 महीने में वो नाटक तैयार किया। उसका नाम था जखा तकी, पहला नाटक लिखा हुआ। अब लिख तो दिया, अब करें कैसे। तो फिर मैं यहाँ आया अनुज जी के पास, मैंने गुरुजी मैंने नाटक लिख दिया। उन्होंने पढ़ा और जीत सिंह नेगी जी ने उन्होंने पढ़ा। उन्होंने नाटक अच्छा लिखा हुआ, नेगी जी जैसे कहते थे, हरे गंचाला बहुत करो करो करो। अब करें कैसे, वहाँ पर कुछ आई। खैर वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बातचीत शुरू करी, क्योंकि करना था। तो 2-4 लोग मिले और एक संस्था बनाई गई वहाँ पे, गढ़ घुगती कलामंच। उसके अध्यक्ष राव जी थे और सचिव पुरोहित जी थे कोई। तो संस्था के माध्यम से मैंने कहा भाई नाटक करना। उन्होंने कहा हाँ करो, जो भी खर्चा आएगा हम करेंगे। मैंने कहा भाई सब देहरादून से आगे साथ था, मैं उस हिसाब से करूँगा कि क्या होता है नाटक, एक चीज़ आएगी। मैंने 2.5 महीने रिहर्सल बनाया वहाँ पे। पहली बात तो वहाँ लड़कियाँ मिलने की तैयारी नहीं थी भैया। नाटक में तो महिला पात्र होगी ना, वहाँ पे क्या है कि महिला 1.5 मिल जाता है, कम मिल जाता है, लेकिन थिएटर में तो नहीं होता है। खैर मैंने 2-4 लोगों से बातचीत करके बड़े प्रयास से, फिर एक लड़की आई, फिर दूसरी आई। सबसे पहले गजेंद्र मैठाणी था, वो अपनी साली को लेकर आया।
तो जब उसकी साली आ गई तो उसको देखे देखे एक और आ गई, फिर 2-3 लड़कियाँ फिर जुड़ गई। रिहर्सल हुआ और मैंने जब नाटक की रिहर्सल फुल कंप्लीट करी तो मैंने कहा डेट तय करो। तो 27 सितंबर 1992 उसकी डेट तय हुई नाटक। मैंने कहा आपको देहरादून जाना है, ये सामान यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, पूरी लिस्ट को देखिए। अब वो समिति वालों ने क्या करा क्या नहीं करा वो तो वो जानते हैं, उनके हाथ में जानते हैं, लेकिन वो आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे में 25 तारीख को फाइनल उन्होंने मुझे कह दिया कि कल आपको साउंड मिल जाएगा, लाइट आ जाएगी, उसके बाद ठीक। 26 तारीख को मैं लाइट रिहर्सल करने के लिए मैंने सबको बुलाया हॉल पे। लाइट रिहर्सल मैंने कहा लाइट वाला कहाँ है, बोलो ये है जी। कि माइक वाला कौन है, बोलो ये मैंने कहा भैया कहाँ है आपकी लाइट वगैरह, बोले जी 2 हैलोजन मैंने ला रखे हैं। मैंने कहा हैलोजन ला रखे? मैंने कहा भाई नाटक की लाइट, बोलो नहीं जी तो मेरे पास 2 हैलोजन है। और मैंने कहा माइक सिस्टम क्या है, बोला ये एक है जी, ये एक माइक सिस्टम। अरे एक माइक से कैसे चलेगा, बोलो जी आप चिंता करो वो मैं करूँगा। अरे मैंने कहा मुझे समझा दे भाई, मेरी भी जिंदगी इसमें कट गई है। तो साहब उसने क्या करा, एक डंडे पे एक बहुत लंबा सा पाइप लगाया और उसके आगे लगा दे माइक। अब यहाँ पीछे वो ऑपरेटर बना हुआ, कलाकार वहां रहा तो उसके पीछे से घुमा रहा और पूरा कर यहाँ। अरे भाई इससे क्या, मैं बड़ा पैसा रात बनी है। मैंने कहा यार तुमने तो मरवा दिया। मेरा कलाकार कोई बैठ के कर रहा है, कोई उठ के करेगा, कोई दौड़ के करेगा, कैसे हो? बोले नहीं जी यहाँ तो ऐसा होता है। मैंने उनको अध्यक्ष से बोला, अध्यक्ष ये तो आपने गलत कर दिया, मैं इसको कैसे प्ले कर पाऊँ बताइए आप। कि नहीं हो जाएगा घंसाला आप चिंता करो। अरे कहाँ चिंता क्यों नहीं करें, मुझे पता है ना कैसे होगा। खैर अब चूंकि कल शो होना था, शो मस्ट गो ऑन, चाहे हो ना हो। नाटक शुरू होने से पहले हॉल फुल हो कंप्लीट, इतनी भीड़ की बहुत। मैं इंट्रोडक्शन हुआ, भाषणबाजी में माइक ठीक था, एक माइक था तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने अपनी बात, हालांकि मैंने कहा देखिए इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो लाइट साउंड आ रहा था वो नहीं आया, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा फिर भी नाटक ठीक हो। ये मैंने बताया लोगों को पहले कि कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। अब पहला सीन शुरू हुआ तो अब डायलॉग नहीं सुना लोगों को तो क्या करेंगे। दूसरे सीन बाद लोग धीरे धीरे किसी में लग गए। उसमें लगभग 10 सीन थे। 10वां सीन जब हुआ तो वहां गिनती के 10 से 12 लोग थे, वो थे जो मेरे जानने वाले थे। कुछ मेरे बैंके थे, कुछ मेरे मित्र थे और 1-2 जो कलाकार होते वो जानने वाले थे। सांत्वना देने के लिए वो लोग। मैंने खत्म कर दिया नाटक, बीच में ही तोड़ दिया और मैं उठ के सीधे बाहर आ गया। मैंने कुछ नहीं बोला, ना मैंने किसी का इंट्रोडक्शन कराया कलाकार का। किससे करा रहा था? 10 लोगों से क्या इंट्रोडक्शन कराता था? उनकी जिन्होंने 2.5 महीने मेहनत करी हो और ऐसे तारतम बिगड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है। खैर मैं वापस, मैंने सबको मैंने कहा सामान सबमिट कर लिया और फिर बात करेंगे। मेरा तो हो गया मूड ऑफ। तो मैं 3 दिन ऑफिस नहीं गया। 3 दिन इतनी टेंशन में था कि मेरा पहला नाटक, पहला डायरेक्शन और कल अखबार में जो निकला उससे तो कोई दूसरा कपड़ा फाड़ रहा। लेकिन मैंने उसको पढ़ा, उसको एक एक शब्द मुझे याद है। फॉरवर्ड नाटक, फॉरवर्ड गाने, ये अपने को वहाँ का समझे, यहाँ का डायरेक्टर समझे, मतलब बहुत सारी बातें उनमें जो कि मतलब एक आदमी को का मॉरल डॉन को लेकर बहुत ज़्यादा। मेरी मिसेज ने पूछा मेरे से क्या हो गया, मैंने कहा ऐसी बात होगी। और अरे छोड़ो ऑफिस से जाना है, ऑफिस जाओ। अच्छा उन्होंने कहा, मैं कहा तो मत करो। वो तो पहले कह रहे थे कि भाई तुम क्यों करते हो, मत पढ़ो। मैंने कहा नहीं। चौथे दिन की बात है, मैं ऑफिस गया तो सरदार जी हमारे ब्रांच थे। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ घंसाला? मैंने कहा साहब ऐसी बात है और मेरा पहले ही लिखा हुआ प्ले, राइटर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं और फेल हो गया। अरे बोला यार जो पढ़ेगा वही तो फेल होगा, जो पढ़ेगा ना फेल कहाँ से जाएगा, मैं कहाँ से जाएगा, नहीं हो सकता ना। अरे फिर बोला नहीं कोई नहीं, दूसरा लिखूँ। अब कुछ बात उसकी इतने में क्या हुआ कि बड़ा दिलचस्प घटना है कि 2-3 महीने बाद हमारी यहाँ जो मेरी संस्था थी गढ़गाथा कलामंच देहरादून में, उसका एक नाटक हो रहा था बाजीगौड़। तो अब मैंने उसके बाद उस संस्था को छोड़ दिया था वहाँ पे गोपेश्वर में, और गढ़गाथा कलामंच की शाखा बना दी थी। नहीं, उनको छोड़ दिया कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, एक संस्था बनाई और उस संस्था को लेकर मैं नाटक देखने के लिए उनको देहरादून लाया। हम लोग 4-5 लोग आए, टैक्सी बुक करी हमने। उसमें गजेंद्र मठाने था, एक गोविंद मैकुरी था और मैं था और 2-3 लोग, एक जगदीश पोखरियाल था। 5 लोग थे, 5 लोग। तो भैया नाटक देखा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ऐसे हमारा भी होता है। उनको बताया था कि यार हमारा जो नाटक फेल हुआ वो यही रहा कि इसमें लाइट नहीं थी, साउंड नहीं था
और इसी तरह से मैंने नाटक किया हुआ। तो गजेंद्र मैठाणी ने मुझे कहा, सेक्रेटरी गजेंद्र था, भाई साहब आप दूसरा नाटक लिखो, अब हम करेंगे। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है लिखते हैं। नाटक देख के हम उस दिन वापस, क्योंकि कल होली थी, तो हमारा टैक्सी वाला जब नाटक खत्म होकर 5 बजे करीब टाउन हॉल पे पहुंचा, तो वो दारू पी के टल्ली बना हुआ फिर, अरे भैया क्या हो गया कि नहीं साहब चलना है, चलो चलो बैठो बैठो। अब बैठे, अब उसने एक एक्सीडेंट यहाँ धर्मपुर में मारा, एक उसने डोईवाला में मारा, मैंने तो उतर गया डोईवाला में। मैंने कहा भैया अब तो जा, मेरे बस नहीं है तेरे साथ। लेकिन अब जो होनी होती तो होती है। वो पोखरियाल ने उसे उतारा, गोविंद मैथुर ने उसका सिर पड़ा पानी से, वो करा ठीक ठाक करा, थोड़ा सा चाय ची पिलाई। आधा पौन घंटे बाद, क्योंकि आगे गेट बंद होना था 7 बजे डिस्कस में, 7 बजे हमने क्रॉस किया, फिर चले आए, क्योंकि होली थी कल, पहुंचना था। अब यहाँ से चलते चलते हम गौचर पहुंचे, तो गौचर में उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी थी पुलिस वालों ने। उन्होंने कहा नहीं कोई एंट्री नहीं, आप नहीं जा सकते। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, गजेंद्र मैठाणी ने कुछ वो भी कहा कि कुछ देना रहना तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं आप। फिर मैंने कहा जी हम ऐसी बात है, और हम लोग देहरादून से आ रहे हैं और हम कलाकार हैं। और तो इंस्पेक्टर आए फिर अंदर से, क्या बात है कि मैंने कहा सर ऐसी बात है। बोला तुम देहरादून से क्या प्रूफ है कि तुम वहाँ, तो मेरे भाई मूवमेंट तो उन्होंने दिया हुआ था स्मृति चिन्ह। तो मैंने गाड़ी से निकाला, मैंने कहा साहब ये है। उसने पढ़ा उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने बेंगलुरु अपना एड्रेस लिखो यहाँ पे, और उसने हमें जाने दिया। अब जब हम चले, कर्णप्रयाग से आगे एक गांव, जब मैखरी को छोड़ना था हमने ऊपर, तो वहाँ करीब 3:30 पौने 4 का टाइम था। तो रास्ते में बाघ लड़ा हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा। अब पूरी लाइट बंद करो, सब डर, मतलब उसके कारण सब डर गए। अरे तो बड़ी मतलब विडम्बना है, 5 बजे तक बाघ में बैठा, हमें बैठे गाड़ी का। जैसे ही बाघ ने उजाला हुआ फिर गया, तो छोड़ा। तो ये मतलब ये घटनाएं थिएटर की। लेकिन जब उसके बाद मैंने दूसरा नाटक लिखा मन की बात, और जब वो मंचन हुआ, 100 रुपये का टिकट था उस समय एट द टाइम, 93-90 की बात बताऊँ। तो दूसरे दिन अखबारों में ये था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम श्री राम थिएटर में बैठ के एक नाटक देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा पसंद है, बस वहाँ से यात्रा चल पड़ी। सर मुझे आपसे ना एक चीज़ जाननी थी कि आप जब आप क्लास 3rd में थे, तो आपको ये जो रंगमंच है इसका आपको शौक लगा, लेकिन सर आपने अपने पैशन को इतने टाइम तक कैसे लेके चले? क्योंकि आजकल का युवा जो है वो आज कुछ डिसाइड करता है, फिर वो कुछ और सोचता है, फिर वो कुछ और सोचता है, लेकिन आपने अपना पैशन को कैसे कंटिन्यू करा? क्योंकि बहुत लोगों ने आपसे उसमें डिमोटिवेशन भी आपको मिली होगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप एक ही पैशन में कैसे लगे रहे? वो ये शौक तो था ही ना बचपन से, लेकिन अब चूंकि छोड़ सकता। बैंक की नौकरी, अभी आप देखें ना, बैंक की नौकरी मैंने प्रमोशन नहीं लिया पहले, मैं क्लिनिकल में रहा सिर्फ किसके लिए, थिएटर के लिए। लेकिन बाद में जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो अब फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया, तो फिर मैंने प्रमोशन लिया, फिर मेरा ट्रांसफर होना शुरू हो गया। लेकिन तब भी मैंने उसके बाद भी मैंने छोड़ा नहीं रंगमंच। और इसलिए जबकि मेरी घरवाली और मेरे साथ में काफ़ी हमारा वो रहता है, क्या तुम कहाँ करते हो, बच्चों को देखते हो, ये देखते हो, लेकिन वो तो समाज के प्रति एक जागरूकता तो चाहिए ना। भाई सब लोग ऐसे ही अपने बच्चों को देखें तो समाज को कौन देखेगा, कैसे चलेगा? थिएटर अगर सारे छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा? ये भी था, मतलब बहुत सारे दिमाग थे। फिर क्या था कि उस रंगमंच के माध्यम से 2-4 लोग मुझे जानते थे, यार फलाना सिंह है या फलाना, जो भी बोल लो, तो वो पैसा हमने जिंदा रखा। और वो पैसा अगर जिंदा है तो हम भी जिंदा है, मुझे लगता है। अगर हम थिएटर छोड़ दें, वाला रंगमंच में छोड़ दूँ, तो मुझे लगता है कि हम भी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी एक आत्मा हमारे लगता है। सर जब आपको फेलियर मिला, आपका नाटक जब हुआ, आपने उस चीज़ को 3 दिन तक आप ऑफिस नहीं गए, और उस फेलियर को आपने कैसे, मतलब आपने बड़े हंसी मजाक में आपने बता दिया कि ऐसा हुआ, ये हुआ, लेकिन उस समय आपकी जो स्थिति रही होगी वो बहुत बुरी रही होगी। अगर आप 3 दिन ऑफिस नहीं गए तो आपने फिर वो ऊर्जा कैसे आई? जैसे आपके सीनियर सर ने बोला कि अगर जो पढ़ेगा वही तो फेल होगा ना, तो फिर आपने दोबारा से, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो एक बार अगर उसको फेलियर मिल जाए तो प्रयास करना ही छोड़ देता है, लेकिन आपने फिर दूसरी चीज़ करी, और उस समय आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन आपने उस चीज़ को किया। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पीछे का कारण क्या था, कि वो फेलियर को कैसे आपने मैनेज करा? सर वो बहुत बड़ी अरे जी वो इतना बड़ा डिफिकल्ट टाइम है मेरे लिए। 3 दिन 3 रात मैं सोया, 3 रात मुझे याद है सर।
मैं करोड़ों में बदलता रहता यार क्या हो गया, मेरा तो कैरियर चौपट हो गया, मुझे बैंक का कैरियर नहीं लगता था, मुझे कैरियर ये लगता था मेरा। और मीडिया में भी आपके खिलाफ काफी सारी बहुत सारी चीजें चीज़ थी, वो एक बार, और आज मैं वो ढूंढता हूँ, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो कटिंग मेरे पास नहीं है, अगर आज मैं दिखा था। लेकिन बस वो ही घूमता रहता कि यार ऐसा हुआ, ये हुआ, सो हुआ। उधर मेरी पत्नी मुझे वो करके, मैंने तुम्हें कह दिया था मत करा करो, तुम बेमतलब में पढ़ते हो, अब टेंशन बाजी है, बहुत सारा पूरा। बच्चे छोटे छोटे, बच्चे बड़े नहीं, छोटे छोटे। तो एक तो मैंने बताया ना, एक तो वो सर का मुझे वो रहा। फिर दूसरा, मैंने एक किताब पढ़ी थोड़ा सा, उसके बाद क्या, जब बहुत ज़्यादा हुआ तो एक किताब में एक कहानी थी उसकी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें भी ऐसा कुछ मोटिवेशन था कि देखो आदमी को हार के ही आगे बढ़ता है, अगर हार गया तो खत्म है, और अगर वो चल पड़ा तो चल देगा। और मुझे लगता है कि उस लड़ाई ने मुझे आज जिंदा रखा हुआ है, और उस अगर आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ तो उसी कारण पहुंचा हूँ। अगर वो फेयर नहीं होता शायद था कि मैं यहाँ पे नहीं पहुँचता। ये बड़ी बहुत और बड़ी हिम्मत है, मुझे लगता है कभी कैसी हिम्मत नहीं भगवान ने। और मैंने विदिन 3 मंथ दूसरा नाटक करके देखा, विदिन 3 मंथ, और वही कलाकार थे, वही डायरेक्टर था, सिर्फ संस्था चेंज थी, और जब वो प्ले होता था तो वो मतलब मोटिवेशन 2-3 जगह से था। एक तो मेरी पत्नी ने कहा कि देखो तुम जब करते हो तो ये मत सोचा करोगे तुम उसमें पास हो, जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है, नहीं चलता है। दूसरा सरदार जी ने कहा मेरे को कि यार जब फेल नहीं हुआ तो पढ़े कहाँ से हो जाएगा। फिर वो कहानी में भी एक था कि हारा हुआ आदमी अगर आगे फाइट करता है तो जीतता है। तो ये 3-4 जगह से मैं वो लिया, और फिर मैंने वो नाटक जो देखा यहाँ दर्द में जो आया था, माझी गौड़ी, मैंने कहा इसी स्टाइल में कुछ किया जाए। तब मैंने मन की बात करके एक नया क्रिएट किया, और उसने सारे मेरे जो पीछे पाप, सारे कष्ट जो है उसने दूर कर दिए। सर, गुरु के महत्व के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बोला कि जब आप बहुत परेशान थे तो आप अपने गुरु से मिले, जब आपके पास कुछ भी नहीं था करने, जब आप भोपेश्वर में आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपने देखा कि वहाँ पर तो थिएटर है नहीं, और आप उस समय परेशान भी रहे होंगे। फिर आप अपने जब गुरु के पास गए, उन्होंने बोला कि ठीक है थिएटर नहीं है तो क्या हुआ, आप लिखना शुरू करें। तो गुरु का महत्व क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो ये नहीं कहते कि तुम, अच्छा देखिए, गुरु तो गुरु असली वही होता है जो अपने चेले को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। जब 2 प्ले, एक जीत सिंह जी का भारी मूल और गुणानंद पति जी का श्रीदेव सुमन, उसमें जब 2 सीन लिखने की बात है तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि गढ़वाली मेरी अच्छी ठीक ठाक थी और मैं गढ़वाली बोलने में अच्छा होता एक्टर था ही, तो उन्होंने मुझसे लिखवाया, और वो लिखवाने के बाद वो उनको पक्का हो गया था कि ये लिख लेगा, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में था कि लिख लेगा। और जब उन्होंने तभी मेरे को कहा कि नहीं तुम लिखो, तो अगर वो नहीं कहते तो शायद था कि मैं पता नहीं क्या होता वो, उसके बाद तो भगवान ने क्या होता। फिर नेगी जी ने कहा अकेले चलो, अब वो भी फिर बात है कि जब कोई नहीं बोला, उन्होंने कहा बोला जब कोई नहीं चाहिए तो अकेले चल। तो फिर मैंने उन दोनों बातों को रिलेट किया, गुरु जी की बातों को कि तुम एक अच्छा लिख सकते हो, और नेगी जी की बातों को कि अकेले चलो। फिर वो उन दोनों कॉम्बिनेशन करके ये होता, मुझे लगा गुरु का महत्व बहुत है। फिर तीसरे गुरु मेरे और थे, एक मैं उनका नाम आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी। तो जब भी मैंने कोई प्ले लिखा तो सबसे पहले प्ले पढ़ता था मैं नेगी जी के पास कि नेगी जी मैंने एक प्ले लिखा है, एक नाटक लिखी, अब इसको बताएं क्या करना है। तो उनका टाइम पे शाम को बैठेंगे, शाम को उनका एक कमरा था, हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो पूरा सुनना उन्होंने एक डायलॉग, जो डायलॉग उनको लगता है यार ये थोड़ा समझ आ रहा है, उसको कहते थे यार इसको ठीक करो, ये चीज़ समझ आ रहा है। और उनकी एक बड़ी अच्छी वो थी कि वो कहते थे कि प्ले में हमेशा डायलॉग बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे डायलॉग, याद करने वाले को अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। ये उनकी वो थी, और सीन ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, क्योंकि वो 1952 में उनका पहला प्ले मंचन हुआ था जीत सिंह नेगी जी का, भारी मूल वोमेन। तो उस टाइम पे राइटर थे, और हम बात कर रहे हैं 92 मतलब 80s में 90, तो उन लोगों का बड़ा योगदान रहा। आज अगर मैं अपने आप को कहीं स्थापित मानता हूँ तो इन लोगों का रहा। सर कुछ सुनाएंगे आप हमें, कुछ डायलॉग या कुछ डायलॉग तो मैं क्या सुना सकता हूँ, लेकिन मैं तो आपको एक जो भी रामलीला की बात हुई, हाँ जी, रामलीला के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मैं जितनी बार, क्योंकि मैं बेसिकली गढ़वाली की तरफ क्यों आया उसके बताता हूँ। मैं पहले हिंदी प्ले भी करता था, लेकिन एक बार एक कोई सीरियल बन रहा था, सिक्का बदल गया या किस्सा कुछ ऐसा था, एक तो कोई बंगाली उसे बना रहा था, तो उसमें एक छोटा सा रोल 2 या 3 मिनट का मेरे को भी था, चौकीदार का।
वो शूट हुआ विकास नगर में, मैं भी था, मेरे गुरुजी अनुज जी भी थे, ये सब लोग थे। तो जब शूट हुआ तो उसने शाम को देखा, हो कहता यार ये एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 5 बार उसने देखा। फिर उसने मुझे फाइनली कहा यार मिस्टर घंसाला, ये तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा हिंदी बड़ा गड़बड़ है, ये हिंदी बड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा बॉस हिंदी गड़बड़ नहीं है, मेरी मदर टंग आती है और इसलिए जो है ये। बोला नहीं नहीं, लेकिन ये इसमें नहीं चलेगा मदर टंग। मैंने कहा फिर? कहता ऐसा करते हैं, एक्टिंग तुम्हारा रखेगा और हम इसको डब कराएंगे। मैंने कहा नहीं बॉस, मुझे नहीं। और मैंने उसी दिन छोड़ दिया, नहीं किया मैंने। और उस दिन कसम खा लेती कि हिंदी में नहीं करना, और नहीं किया। उसके बाद 88 से लेकर टिल डेट तक मैंने कोई हिंदी फिल्म न किया, न किसी उसमें कहीं नहीं। मैंने फिर गढ़वाली का को पकड़ा कि हमारी भाषा को हम लोग नहीं लिखेंगे, कौन लिखेगा? ये भी तो है भाई, गढ़वाली होने के नाते मैं भी हिंदी लिखूंगा, तो हिंदी वाला गढ़वाली लिखेगा नहीं लिखेगा। तो मैंने फिर अपने दिमाग में ये भी उठाया कि नहीं, इसको लिखता हूँ। और फिर मैं उसी पर चल पड़ा, और चलते चलते मैंने कहीं, मेरे ख्याल आज के टाइम में अगर आपको बताऊँ मैं, तो लगभग 80 नाटक में लिख चुका हूँ। 80 उसमें बड़े फुल लेंथ प्ले है, शॉर्ट प्ले है, एकांकी प्ले है, स्ट्रीट प्ले है, और मतलब सब टाइप के, एवरी टाइप, जितने भी जो विधाएं होती हैं नाटक की, उन सब विधाओं में नाटक है। तो लगभग टोटल मिला के 70-80 के लगभग वो नाटक में अभी तक लिख चुका हूँ। लेकिन वो रामलीला का फिर वो 87 में जो किया था, वो मामला मेरा पड़ा। कई बार बीच में प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली जब 2023 में बैंक से रिटायर हुआ, तो मैंने फिर वो निकाला किताब। मैंने कहा अब इसको जो है करना है। लेकिन फिर भी समस्या तो है ना, अब चूंकि पहले इसलिए नहीं हो पाया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। बाद में हो गया था कि थोड़ा बहुत चलो यार मुझे बैंक से मिला है, देखता हूँ क्या होता है, कर लेता हूँ। तो उस रामलीला में बहुत सारे सीन नहीं थे, जैसे सर्वलीला नहीं थी, नारदमोहन नहीं था, अहिरावण नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने फिर वो सारे लिखे, पूरी कंबाइंड करी, गानों को कंपैक्ट किया बहुत कस के, और उसको एक फॉर्म रूप में दिया। वो किताब भी छपी, विंसेंट पब्लिक में छापी है, अमेजोन पे है, गढ़वाली रामलीला करके आप देखें उस पर। तो फिर उसको अब करने का विचार आया कि करना है। लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि वो रामलीला का जो एक लोगों के दिमाग में है ना, कि एक सीन रामलीला में आता है और आधा घंटा तो लोग बैठे रहते हैं, बोर होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सीन, मैंने कहा ये कंसेप्ट खत्म करना है। तो अब क्या करें? तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको करूँगा तो थिएटर में करता हूँ, थिएटर स्टाइल में जो होता है, कट टू कट, कहीं कुछ नहीं। मैंने रिहर्सल कलाकार खोजने शुरू की, 2024 की बात है। कलाकार खोजने तो कलाकार बने, गढ़वाली में जो है मतलब कम बोल रहा है, खास तरह से जो बच्चे हैं, राम लक्ष्मण सीता, इन्हें में बहुत बड़ी दिक्कत। तो फिर सोच के होगा कि नहीं, ऐसा करता हूँ कि गाने रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि गाने में किसी गला नहीं होता है, किसी का कंठ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने कहा स्वर नहीं होता है, तो मैंने कहा गाए हुए रहेंगे तो बच्चे मिल जाएंगे। तो फिर मैंने 30 सिंगर से, जो फेमस प्रसिद्ध सिंगर हैं देहरादून के, उत्तराखंड के, उन लोगों से गाने गवाए पूरे रामलीला के। 500 कुछ गाने हैं जो मैंने रिकॉर्ड करे। ठीक, अब उन 500 कुछ गानों करने के लिए फिर हमें उतने कलाकार चाहिए, 100 कलाकार हैं रामलीला में। लेकिन मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर ये हुआ कि यार इसको थिएटर में मैं इसको पहले 1.5 घंटे करके देखता हूँ। अब पूरी रामलीला को 10 दिन की रामलीला को 1.5 घंटे में करना इम्पॉसिबल। सारे सोचने लगे कि नहीं, कमल घंसाला जैसी भी बात थी मेरी कि उन्होंने कहा तुम 1.5 घंटे में कैसे कर लोगे? मैंने कहा वैसे प्रयास करेंगे, रुक करो देखते हैं। तो अब मैं उस पर लग गया, फिर लगा तो मैंने उसमें एक सूत्रधार बनाया, एक मतलब बुढ़ा और एक बुढ़िया, जो पंडित होता है, और वो उसको कहानी सुनाता है रामलीला। वो कहते हैं तुम तो बड़ा रामचरितमानस पढ़ते हो, पर तुमने कभी मुझे भी पढ़ाया होता है यार। कहते तो बैठ है, तो मैं आज रामलीला सुनाता हूँ, और वो वहाँ से कहानी बताता है। अब वो कहानी चल रही है, उधर कट उसने कहा कि उसके बाद ये हुआ, दैट वहाँ सीन आ गया, वो सीन हुआ, फिर उसने वापस फिर। तो ये मैंने ये दोनों का तालमेल बढ़ाया और 1.5 घंटे में पूरी रामलीला में कर दिया। अब जब ग्राफिक, हालांकि ग्राफिक से पहले मेरी शुरू यहाँ क्या था, ये संस्कृति विभाग हॉल है, तो उसमें जिस दिन मेरी किताब का पहुँच बहुत ग्राफिक, तो नैन सिंह नेगी थी, डीजीपी थी, चीफ सेक्रेटरी थी, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और फिर कमल जी ने तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन्होंने तो बहुत कहा यार तुमने वाकई करके दिखा दिया। तो वो जो रामलीला है वो अपने दिल की है ना, अपने मन की है, अपनी भाषा की, इससे हमारी भाषा भी आगे बढ़ेगी।
अभी पहाड़ों में चाहे कहीं भी जाओ, कुमाऊं जाओ चाहे गढ़वाल जाओ, लेकिन वही अवधि है या हिंदी में को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक चौपाई है। अब इस चौपाई को तुम श्यामल गौर शरीरा, इसको गढ़वाली में कैसे किया जाए, ये वो मैं आपको 2 लाइन उसकी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, ये जब ये को तुम श्यामलाल का जो गाना है, जब राम जी सीता की खोज करते करते आते तो वो ब्राह्मण वेश में मिलते हैं। तो राम वो हनुमान जी पूछते को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम कौन हो, जिन्होंने, वही गढ़वाली में मैं बताता हूँ। हमारी चौपाई जो गढ़वाली मैंने बनाई है, वो धुने हुई है। सौवा गोरा रंग का कुक्षण दुई बीर, सौवा गोरा रंग का कुक्षण दुई बीर, छतरिया रूप बड़मा घुमदारण धीर, छतरी रूप बड़ोमा घुमदारण धीर, कठिन च भूमियात बारी कंकर्याली, कठिन च भूमियात बारी कंकर्याली, पैदल जात्रा क्या की बुझावा बिचारी, पैदल जात्रा क्या की बुझावा बिचारी, 3 देव तो मायात तुम छन कुई, 3 देव तो मायात तुम छन कुई, नर या नारायण मात कुछ तुम द्वी, नर या नारायण मात कुछ तुम द्वी। ये उसी वही बात जो है उसमें कह जाता है। बहुत मतलब ये पूरा जब आप ये बता रहे थे तो पूरा जो सीन था वो सारा हनुमान जी किस तरीके से उनसे पूछ रहे हैं, है ना, तो पूरा सीन वो मेरे सामने कहीं ना कहीं आ गया। मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और जिस समय सीता माता को ढूंढने के लिए जाते हैं, हनुमान जी वहाँ पर आते हैं। हाँ, हनुमान जी को भी पता नहीं है कौन है वो, उनको वेरीफाई कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम इतने, हाँ, ये सारी चीज़ें तुमने कर रखी, इतने सुंदर हो, तो बड़ा अच्छा है। और अगर सर ये हमें अगर देखनी हो गढ़वाली रामायण, तो ये कहाँ पर हमें मिल सकती है? ये भी यूट्यूब पे मेरे है, मैंने बना रखा, जो हमने भी पिछले साल किया था। 1 घंटा 45 मिनट की है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भूप प्रोडक्शन करके मेरा एक चैनल है। अच्छा, उस पर मैंने डाला हुआ है। ठीक है। पहले मैंने एक पीस करके डाला था, एक सीन करके, लेकिन बाद में मैंने पूरी डाल दी है। क्योंकि अब हम इस साल जो करेंगे अब थोड़ा बढ़ा के करेंगे। अब अभी 3.5 घंटे के आसपास मैं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हमने छोड़ दिए थे पिछली बार। जब ताड़ी का वो नहीं था, बाली सुग्रीव नहीं थे, मारिस सुहाव नहीं था, और उधर खरदूषण नहीं थे। तो अब हम सब कलाकार को लेकर के एक नई स्क्रिप्ट तैयार कर दी हमने, और इस साल जो हम करेंगे उसको करेंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ आपको देखेंगे। फिलहाल जो पिछला वाला तो उसमें मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम बल्कि डिस्क्रिप्शन में सर आपका ये लिंक भी डालेंगे यूट्यूब का। बिल्कुल डालेंगे कि जो भी व्यूअर्स आ रहे हैं हमारे चैनल में, वो भी गढ़वाली रामायण का जो लुत्फ़ है वो उठाएं, वो देखें कि हमारा कल्चर क्या है। और हम कल्चर में, क्योंकि अभी तक जो रामायण है वो अवधी में ही है ना, अवधी में है या फिर हिंदी में मिल रही है अब, लेकिन गढ़वाली में हमारी जो भाषा है उसमें आएगी तो उस पर देखने का एक अलग ही मज़ा आएगा। उसमें चैनल में मेरे नाटक भी 2-3 हैं। अगर आप देखिए, केकंता एक नाटक है, मन की बाग नाटक है, उजाड़ भी उसमें मिल जाएगा आपको। मेरे प्रयास जो मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो लोग भी देखें। हालांकि उस सर के न्यू में हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमने स्टेज पर करके, तो अब जो यूट्यूब चैनल पर, लेकिन ठीक है, लोगों का रिस्पॉन्स ठीक है उसमें। तो ये रहा। तो रामला एक मेरा बड़ा वो था, सपना था मेरा कि यार इसको लिखना है और ये करना है, और भगवान राम की बड़ी कृपा हुई तो वो लास्ट ईयर हमने पूरा किया। और अगले नेक्स्ट 2026 में मेरा टारगेट रहेगा कि हम इसे पूरा कंप्लीट रामला वो करेंगे, और करेंगे थिएटर में। वहाँ जब हमने किया ये संस्कृति विभाग में, तो जो दर्शक थे, वो फुल हॉल था दर्शक का, तो उन्होंने कहा रामला ऐसे हो सकता है, कभी कल्पना नहीं करी। कुछ लोगों ने कहा कि इतने कुछ, मतलब आपने तो टाइमिंग, क्योंकि वहाँ पे होता ना एक सीन, रामला में क्या लोगों ने क्या कर दिया, एक्चुअली एक सीन आया
फिर उसके बाद कि उसने दान दिया, इतना रुपया दिया, वो बीच में वो बोलते रहते हैं कुछ, वो सीन तैयार होते हैं। तो हमने वो नहीं किया, हमने बड़ा कट के पीछे वो स्क्रीन का वो लिया सहारा लिया हमने। स्क्रीन पे हमारे सीन चलते थे, जैसे दरबार है तो स्क्रीन पर आता था, तो तब जाके थोड़ा सा एक टेक्निकली सब मिक्स करके एक बनाने का प्रयास किया। और सर इस प्रोजेक्ट में आपको कितना टाइम लगा टोटल? इसमें मुझे करने में 1.5 साल लगा लोगों को। हाँ, क्योंकि 6 महीने तो मेरे रिकॉर्डिंग में लगे, मतलब 30 गायककारों को वो कन्वे करना और उनको सिखाना, वहाँ फिर रिहर्सल करना, तो 6 महीने। और इसको लिखने में सर टोटल? लिखने में मैं बताता हूँ 87 से मैं लगा हूँ। माय गॉड, 87 में, जबकि प्रिमिलरी एक पथिक जी ने तैयार किया होता प्रिमिलरी, लेकिन उसको ठीक करते करते मुझे कई बार लिखा, कई सीन जो थी वहाँ नहीं थी, कई कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, वो कॉम्पिटिशन मैंने सारे खत्म किए। तो ये और ये सच्चाई भी है, अगर पथिक जी की वो समय वो नहीं देते लाइन तो शायद हम भी नहीं लिख पाते, लेकिन वो देखा तो लगा नहीं हम इसको कर सकते, तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। हमने उसको बढ़ाया आगे, और आज की डेट में मैं इतना कहता हूँ आगे जो कोई और लिखेगा तो और बेहतर लिखेगा, है ना। तो उसमें बहुत सारा इसके गाने जो है, आप अगर रामलीला जब पूरी देखें तो मतलब हमने तो खाली रामलीला में जब पहले करें तो टोटल गाने थे, सारे सवाल जवाब गाने में थे, कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन हमने इसमें मैंने डायलॉग लिखे हैं, शायरी लिखे हैं, मतलब सारा एक कंपैक्ट बनाया जो थिएटर के हिसाब से होता है, और थिएटर के लिए दे रखा है। उस रामलीला में मैंने ये दिया हुआ है कि सीन में क्या क्या होगा, सामान कहाँ से क्या क्या चीज़ें चाहिए, सब कुछ मैंने उसमें दे रखी है। कोई भी उससे आराम से कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। हमारे प्रयास है कि ये हर जिले में से करें, धीरे धीरे टाइम लगेगा, अभी एकदम से हम पहले तो लोगों को दिमाग में आएंगे, फिर आगे हमारा इसको जो भविष्य में जो विचार है वही है कि फिर हम अभी तो गानों में गढ़वाली है, लेकिन फिर आने वाले समय में हम ड्रेस में भी गढ़वाली करेंगे, जो राम लक्ष्मण सीता की ड्रेस होगी वो भी गढ़वाली में आ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, इस पर हम वर्कशॉप करेंगे बैठ करके, बड़े बड़े अच्छे जो साहित्यकार हैं उनसे बैठेंगे कि भाई राम की ड्रेस कैसे होगी, रावण की कैसे होगी। भाई राजाओं की तो हमारे यहाँ आजकल होता था, कुर्ता होगा, वो हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे राजकुमारों की क्या होगी, ये सब इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो है फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं, पहले लोगों के दिमाग में धुने चले जाए। बहुत अच्छी मुहिम आपने छेड़ी है कि इससे क्या है कि जो उत्तराखंड का जो कल्चर है वो फिर से कहीं ना कहीं एक रिवाइव करना पड़ेगा, हो रहा है, करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी हमारी है, और बीइंग ए गढ़वाली ये जिम्मेदारी ज़्यादा है। भाई अगर मैं लिखता हूँ, मेरे पास कुछ हुनर है, तो मुझे पहले अपनी भाषा में करना। हिंदी में मैंने बताया ना, हिंदी में तो बहुत सारे लोग करने वाले हैं, लेकिन गढ़वाली में करने वाले गढ़वाली हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो ये हमें करना, भाई ठीक है, हमें ज़्यादा लोग भिजाने कोई बात, भाई लोग हिंदी में से लिखते हैं, वास्ट हो जाएगा, वास्ट पब्लिसिटी मिल जाएगी, मैंने ये हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने लोग जान ले वही बेहतर है, क्यों सर। तो अपना तो ये सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत पर चलते हुए आज अभी जब उत्तराखंड सरकार का जो प्राइज मिला, हमें साहित्य गौरव सम्मान मिला, तो इसी को मिला है, गढ़वाली उन्हें गढ़वाली भी मिला है, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने काम किया तो उसकी मेहनत मिला। शायद मैं हिंदी में होता तो नहीं मिलता, मेरे से बड़े बड़े अच्छे जो हिंदी में लिखने वाले किसी को नहीं मिलता। तो ये भी एक मतलब अपनी भाषा में ये तो है। सर आपके स्ट्रगल देखे, आपकी कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला। अब हम सर थोड़ा आपको जो सम्मान, ठीक है, आपने स्ट्रगल देखा, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस, आपने अपने सैलरी जो थी वहीं से आपने इन्वेस्ट किया, और बहुत कठिनाइयाँ आपने घर में, परिवार में, समाज से आपको मिली। सर अब बात करते हैं जो आपको सम्मान मिला है, जो अवार्ड्स मिले हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आप हमें बताएं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही है कि इतना स्ट्रगल के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद जो सम्मान मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि जब स्ट्रगल कहीं ना कहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसका रिकॉग्निशन भी होता है। हाँ, इसमें आर्य जी बहुत सारे अवसर तो सम्मान छोटे मोटे तो बदले मिलते रहते हैं, लेकिन जो एक प्रतिष्ठित है उनका 2-4 मिनट मैं बताता हूँ। एक तो जैसे राष्ट्र गौरव सम्मान मुझे मिला, राष्ट्र जन विकास समिति के देहरादून में है, तो वो जिन्होंने उस क्षेत्र का मान बढ़ाया है, मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ राष्ट्र से, तो उन्होंने राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया। एक तो है, एक उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा मुझे डॉक्टर गोविंद चातक सम्मान मिला है 2012 में, ये गवर्नमेंट का था, तो उसमें उस समय छोटे लेवल पे था, वो मिला। फिर उत्तराखंड सांस्कृतिक कला मंच पटियाला, इन्होंने मुझे संस्कृति सम्मान दिया है पटियाला में, तो पटियाला भी गया था। अखिल गढ़वाल सभा ने भी मुझे सम्मानित किया जब मैं वहाँ का वो था, तो उन्होंने भी, अखिल गढ़वाल सभा नाम तो आपने सुना ही होगा। और वैसे बहुत है, लेकिन अभी रिसेंटली जो मिला है वो राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत भजन सिंह पुरस्कार मुझे 2024 में मिला, मार्च में, अप्रैल में। तो ये मोटे मोटे तो ये है।
बाकी तो सम्मान के लिए तो खैर बना मिलता रहता है, हम तो काम कर रहे हैं, अपना मकसद तो है काम करना। जिस तरीके से सर आपने अपने पैशन को फॉलो किया, स्कूल में से कॉलेज में आपने किया, इवन जॉब करते करते आपने अपने पैशन को फॉलो किया, तो ये एक हिम्मत का काम है। अब हिम्मत तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो ये प्रेरणा मानता हूँ, भगवान की प्रेरणा है ये, मुझे तो माँ सरस्वती की, प्रभु राम की कृपा है। अदरवाइज तो देखो हिम्मत तो हर एक कोई करता है, लेकिन सफलता किसी किसी को मिलती है, यही तो मुझे उनका बड़ा बहुत बड़ी कृपा रहती है। जब मैंने रामलीला शुरू करी आपको बताऊं, तो मेरे पास ना तो पैसा, अब 30 सिंगर को आज के ज़माने में हर एक आदमी पेशेवर हो गए, अब बगैर पैसे कौन आएगा, आप देखिए ना कैसे बोलूँगा। लेकिन उस प्रभु की कृपा देखिए, किसी भी सिंगर ने मुझे ये नहीं कहा पैसा दो, मैंने कहा भाई मैंने कहा रामलीला का नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास। और सारे एक से बढ़ के एक जो कलाकार थे, जो टॉप थे, वो सब लोग ने गाए। ओम बधानी ने संगीत निर्देशन किया, ओम बधानी जो है वो लोग, मैंने कहा भाई पैसा नहीं मेरे को अभी। अरे उन्होंने कहा भाई साहब राम का काम है, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बताइए। और कैसे वो काम हुआ ये मुझे 5,000 रुपये में लगा चुका देखिए भाई, कल कपड़े लिए हमने, सारे नए कपड़े खरीदे सारे, लेकिन अभी भी भगवान की कृपा देखो सारे पैसे, मतलब कहीं कोई नुकसान नहीं। तो ये क्या है, ये प्रभु की कृपा है। और सच्चे मन से जब आदमी करता है ना, और 35 लोगों की टीम थी, 35 कलाकार थे मेरे, और बाकी 5-7 जो बाहर होते हैं 40 लोगों में, लेकिन 7 अनऑफिशियली किसी को नहीं। आगे ठीक है, बाद में जो हुआ हमने जो भी वो तो बात की बात है, लेकिन मतलब किसी ने पहले नहीं बोला। अदरवाइज आजकल तो हर आदमी पहले पैसा मांगता, बढ़िया सुनते, लेकिन राम के काम में किसी ने नहीं। एक तो वहाँ से आई, टेरी से आई गाने के लिए मैडम, तो नहीं घंसाला जी मैं गाऊँ, सीता गाना उन्होंने गाया, नाम भूलो भी गाना। ऐसी कोई मतलब ज़्यादातर लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, और मैं ये कृपा मानता हूँ भगवान की, तो अभी मैंने देखा है जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो मदद होती है। और जहाँ भी मैंने गाने दिए, गाने सुनाए लोग, मैंने कहा यार ये बोलो सर क्या यार गाने कैसे होगी, मैंने कहा यार एक आध गाना सुना दो हमें, सीधे से सुना आपको यार सर, नहीं यार बहुत अच्छी, तब लोगों ने कहा अब ये गाना बड़ा वो अच्छा, मैं सुना दूँगा आप 2 लाइन, बहुत अच्छा था वो गाना, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वो क्या था कि जब सीता जी का स्वयंवर हो जाता है, तो हमारी एक प्रथा है हमारे पहाड़ों में कि स्त्री जो है बाएं तरफ आती है, वो पहले कुछ वर मांगती है ना, तब आती है। एक हमारी संस्कृति में है और एक वो भी है, तो वहीं वो एक 2 लाइन में सुनाता हूँ आपको, क्या है, राम जी का सीता जी का है। सीता जी कह रही है, मतलब जब उनको बाएं तरफ बोलने लगा, बाएं तरफा तब ओलू पहली देवा सात बचना, सुख दुख हानि लाभ मां पिछाड़े बीनी हटाना। ये सीता जी कह रही है। राम कह रहे लेवा लेवा प्यारी सीता तुम मी से साथ बचना, सुख दुख हानि लाभ मां रोज रोलू तेरा दगड़ा। ये राम जी कह रहे, सीता करी सेवा को समय देण धोखा कभी नहीं करण, प्यार अर पीरित निभाण मेरी भी प्रतिज्ञा रखना। अब राम जी कहते हैं रघुकुल रीति से भी पिछनी नी कभी हटना, प्राण जो पर बचन निजो प्रेम भी बड़े के रखना, बाया अंग तब ओलू पहली देव सात बचना। ये कितना अच्छा मैसेज, और जो वो अपनापन है इस भाषा में, तो वो कहीं ना कहीं मैसेज भी है, साथ में वो अपनापन भी है, और जो कनेक्ट है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो ये अब लोगों को जाएगा, जब जाएगा ना, अभी तो लोगों को जाएगा तो लोग इसको करेंगे कि मुझे पूरा आने वाले मतलब 10 साल में 20 साल में ये पहाड़ों में फिर लोग इसी रामलीला करेंगे, क्योंकि एक बहुत मीठापन है, बहुत मीठापन है, और शब्दों का भी बड़ा अच्छा वो है, मतलब ठीक है भगवान की कृपा जो भी है वो हुआ। और वो जो भाषा जब हमारे बढ़ेगी ना, किसी भाषा को बढ़ने के लिए उसके हमारे मेरे ख्याल से अभी तक हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है उत्तराखंड की भाषा, जबकि इतना इतिहास लिखा गया है गढ़वाली में, शायद किसी भाषा में।
ये बड़ी बात है। हजारों किताबें हैं, हजारों। मतलब अगर नाटक की बात हो तो 150 तो राइटर नाटककारों ने 350 नाटक लिखे हुए हैं, जिसकी सूची मेरे पास है गढ़वाली की। तो और कितनी किताबें होंगी भाई, कई विधाएं हैं। लेकिन अभी सरकार, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक वो इच्छा शक्ति वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए हम लोग आर्टिकल में नहीं जाते हैं, आर्टिकल सूची में। वहां जाते हैं तो ये रोजगार परक बनता है ना। तो लेकिन जाए कभी न कभी तो कहते हैं ना कि बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी। तो हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन तो जरूर हम उसमें जाएंगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब बहुत अच्छा सुझाव है। इवन जो हमारे अभी जो राजनेता हैं वो भी, उनसे भी इस पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज अगर जाता है कि हमारे पास इतना रिच कल्चर, इतना ट्रेडिशन है कि उसको आगे आने की देरी है बस। तो हमारी सरकार भी सर इस पॉडकास्ट के द्वारा अगर सुनेगी तो उस पर ज़रूर सोचेगी, विचार करेगी। और आप जैसे लोगों को सर, जो कि उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं सही मायने में, क्योंकि अगर उत्तराखंड के कल्चर को, ट्रेडिशन को बचाना है तो जो यहाँ के लोक गायक हैं, जो प्ले राइटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एकजुट करना पड़ेगा। सरकार का सहयोग यहाँ पर होना चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और आर्टिकल सूची में तो आना ही चाहिए भाई। ऐसी ऐसी भाषा है जहाँ हमारा तो अच्छा भाषा क्या है कि 10,000 बोलने वाले होने चाहिए, हमारे तो लाखों। 10,000 से ज्यादा हमारी किताबें मुझे लग रहा है, इतनी किताबें गढ़वाली में, ये कुमाऊनी में है। दोनों भाषाएं बड़ी रिच हैं, गढ़वाली कुमाऊनी। तो इनको वहाँ आना चाहिए। अब आएगा, लगे हुए लोग, ऐसा नहीं हम लोग गाँव पर अपनी तरफ से लगे हुए हैं। हम भी भाषा मीटिंगें करते हैं, सम्मेलन करते हैं, उधर दिल्ली में भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन आए जब तक रिजल्ट नहीं आए, और ये जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, ये उससे पहले आना मुश्किल, क्योंकि करना तो राजनेताओं में है। हम लोग तो भाई धरना दे सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हाँ जी, लेकिन करना तो उन लोगों को, और करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए, उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये बनाना पड़ेगा। हमारा एक राठ जन विकास समिति है, और राठ क्षेत्र पहले से राठ कहते हैं। राठ क्या कहते हैं, बड़ा मतलब बैकवर्ड एरिया, बहुत बैकवर्ड। और उस एरिया को मतलब लेकिन जबकि वहाँ से कई मुख्यमंत्री, कई जनरल फनल है, इससे निकले, जनरल है नहीं, 2-3 तो जनरल हैं। 2 मुख्यमंत्री सेवन नोडल वहाँ से थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल वहाँ से, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वहाँ से थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन वो क्षेत्र राठ के नाम से जाता है। तो हमने कहा क्यों ना राठ को ही हाईलाइट करते हैं। हमने राठ जन विकास समिति गठन किया देहरादून में सन 2000 में, और आज 25 सालों से हुआ। इस साल हम उसका सिल्वर जुबली है। और हमने उससे, आपने इगास देखा, हमने इगास कार्यक्रम किया, और वो इगास कार्यक्रम वर्ल्ड तक आज फेमस है। इगास माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे धन सिंह रावत जी थे, गणेश गुजराल थे, रमेश पोखरियाल थे। तो जब वो कार्यक्रम देहरादून में किया गया, दोनों विश्वविद्यालय में किया उसे पहली बार, तो आप विश्वास करें 200 भैला हम गांव से बना के लेके आए, 6 जोड़ी डोलदोंगा थे, और 50 हमारी महिलाएं थी जिन्होंने वहां पे गा दिया। और जब वो दून स्कूल में हुआ तो वो अपना एक अनोखा कार्यक्रम, उसे राठ हो गया, जो जगह जगह राठ तो क्या है करने वाली, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वही पहुंचे। इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र में, और मेरा तो अपना सीधा, हम तो एक लाइन वाले हैं कि बस हमें गढ़वाली में करना है, जीना है तो गढ़वाल के में मरना, तो गढ़वाल के वाले फंडा है, कोई नहीं, सामान मिले ना, हमें उसकी जरूरत नहीं। लेकिन मोटो हुआ है कि हमारी भाषा मरे नहीं। हालांकि आप, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भाषा इतनी समृद्ध हो गई है कि आप कोई कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे नहीं बोलते हैं, उनको, उनके लिए क्या है कि मैंने भी एक बाल नाटक लिखा है, 7 बाल नाटक लिखे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे रिहर्सल के दौरान बोलना भी सीखे। वो स्कूलों में लिखी किताब, बच्चे सीख रहे हैं, होगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ लिखेंगे। अभी मैंने भाग्य बता के कहानी लिखी, 12 कहानियों का एक संकलन निकाला है। तो वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं गढ़वाली में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लगा रखा हूँ, बस थोड़ा सा। तो सर बच्चों तक हम अपनी भाषा को कैसे पहुँचाएं? वो पहुँचा नहीं है कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा बस इसमें, जबकि हमारे यहाँ के व्याकरण हमारे पास है, हमारी डिक्शनरियाँ हैं, कई डिक्शनरी, बहुत सारी गढ़वाली में बहुत सारी डिक्शनरियाँ हैं, व्याकरण है, किताबें हैं बच्चों की। तो बस वो है कि पढ़ने वाली वो डालना पड़ेगा। और अब तो मुझे लगता है कि अब तो दिन अच्छा है, क्योंकि जो नई एजुकेशन नीति है उसमें यह है कि बच्चों को एक सब्जेक्ट उसमें देना है, उसकी भाषा में देना है, रीजनल लैंग्वेज। तो मुझे लगता है वो उससे भी फायदा मिलेगा। लेकिन हमने उससे पहले, हमारे उत्तराखंड के साहित्यकारों से पहले ही काम करा हुआ है कि उनके लिए बच्चों की किताबें बनी हुई हैं, झुपकी इस तरह के नाम की किताबें बनी हुई हैं। तो बच्चे सीखना सीख सकते हैं। हम नाटक दिखाते हैं, बच्चे समझते हैं। बच्चा देखो, बच्चा समझता है कि ये क्या कह रहा है, वो बोल नहीं पाता। तो थोड़ा सा अब क्या हो रहा है कि एक नई मुहिम चली कि गर्मियों में क्लासेस लग रही है दिल्ली में, देहरादून में, बच्चों को सिखाने के लिए क्लासेस लग रही है।
तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी आपने सर एक सुझाव भी दिया है। बल्कि मैं सारे स्कूलों से ये अनुरोध करूंगा, जो समर कैंप होते हैं वहाँ पर एक रीजनल सब्जेक्ट को भी वो जोड़ें, रीजनल लैंग्वेज को जोड़ें, कि जो हमारा बच्चा है वो हमारे कल्चर से, हमारी लैंग्वेज से हमेशा जुड़ा रहे। सर अगर युवा हमसे आपसे जुड़ना चाहे तो वो माध्यम क्या है? नहीं, वो फोन कर ले, मेरी किताबें जो है उनमें मेरा नंबर है, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कहीं भी, और कोई मिल जाए, साहित्यकार जितने लोग सभी लोग हम जानते हैं। हम आपके सर जो बुक्स हैं उसके अमेजोन लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डालेंगे, प्लस आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोग यूट्यूब तो आपसे मैंने भी बनाया। एक्चुअली क्या हुआ कि जब रामला ने बनाई तो एक मेरे मित्र है, उसने कहा यार ये रामला अब हमने तो करी, आप जरूर देख ली, लेकिन बाहर में कैसे देगा। मैंने फिर बोला इसको उसमें जैसे बनाया भेजते हैं, तो हम लोग कट कट करके भेजना शुरू किया, तो उसमें लोग जो रिस्पॉन्स आते रहे, तो मैंने कहा फिर हम लोग पूरा ही बढ़ते हैं। अब अगली बार जब हम करेंगे इस साल, तो अब हम उसको प्रिपेयर होकर करेंगे, भाई यूट्यूब में डालना है। पिछली बार तो नहीं सर, आप तो चैनल बनाया, फिर तो डल गया तो चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग तो देख रहे हैं, और लोगों के फोन बात है, अप्रिशिएट लोग करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करिए। जितनी रामलीला में मुझे वो मिला है, अप्रिशिएशन मिला है, उतना नाटकों में तो खैर था ही, लेकिन उससे कम था। रामलीला काफी उस प्रभु के राम के साथ में जुड़ा ना, राम के नाम से जुड़े हम, तो अपना आप कर गए। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रभु की कृपा बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और मुझे तो इस रामलीला ने जब 87 में जब मैंने किया था, तभी दिमाग में था कि नहीं यार इसको कुछ करते हैं। हमें भी इंतज़ार है जो रामलीला आपकी अब आने वाली है, हम भी चाहेंगे कि हम भी उसमें कुछ सहयोग करें और आपके साथ जुड़ें, और हमारे व्यूअर्स भी एज ए ऑडियंस आपके साथ आए। और मुझे पता है इस पॉडकास्ट के बाद अब उनको भी आपकी जो रामलीला आने वाली है, गढ़वाली रामलीला जो अब आने वाली है, उसका इंतजार रहेगा। नहीं, मेरा ये आपके माध्यम से एक निवेदन भी है कि कोई भी अगर एक्टिंग करना चाहता है गढ़वाली रामलीला में, तो स्वागत है उनका। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक की अभी क्या हुआ पीछे कि एक मुझे कैसे डिमांड आई, लेकिन मेरा एक आर्टिस्ट बीमार था, नहीं जा पाए, तो मैं भी डबल करना चाहता हूँ, एक रोज दो कलाकार हो। तो उनसे भी मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर कोई आना चाहता है तो कॉन्टेक्ट कर लें और हम उसको करेंगे, है ना। तो रामलीला का अब एक आपको एक रामलीला की बात आपने करी, तो एक में जब धनुष टूटता है ना, तो माला डालते सीता जी ना तो राम जी को, वो उस पर गाना है कि कैसे, मतलब वो उसमें है, हिंदी में भी गाना है तो गढ़वाली में बना रखा है, तो वो उसका धुन और उसकी मेलोडी देखिए आप कितनी बढ़िया। वो मैं आपको 2 लाइन राम जी को सीता जी धनुष टूटा, तो सीता जी फूल माला लेके आते हैं, तो फूल माला पैरा हे मेरा प्रभु जी, मीठो फूल सची तुम मेरा भौरेला। फूल माला पैरा हे मेरा प्रभु जी, मीठो फूल सची तुम मेरा भौरेला। अब राम जी कहते हैं पैरावा पैरावा तै माला तै प्यारी, छमाली भगवानो तुम फूलों की क्यारी। पैरावा पैरावा तै माला तै प्यारी, छमाली भगवानो तुम फूलों की क्यारी। सीता जी कहती है तुम दीवासी तेल मीठो बातुली, तुम दीवासी तेल मीठो बातुली, तुम सौंजड़ा मेरा मीठो बाडोरी, तुम सौंजड़ा मेरा मीठो बाडोरी। अब राम जी कहते हैं मीठो जून सची तुम मेरी जून्याली, मीठो जून सची तुम मेरी जुन्याली, चांद की चकोरी सोना की मोरणी, चांद की चकोरी सोना की मोरणी। फूल माला पैरा हे मेरा प्रभु जी, मीठो फूल सची तुम मेरा भौरे जी। बहुत बढ़िया, ये मतलब बहुत बढ़िया। अब इस गीत में देख मैं तो अपने पेरेंट्स अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें दिखाएं, और बच्चों को भी काफ़ी इंटरेस्ट इसमें आएगा। बिल्कुल। तो अब देखते हैं, प्रयास तो रहेगा।
कि इसको और अच्छा, और अगले साल हम 2026 में ये प्लान करेंगे कि पूरी कंप्लीट, मतलब जो 9 दिन की या 6 दिन की जो भी बनेगी वो करने का करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी तो हम पिछले साल 1.5 घंटे की थी, इस साल हम उसको 3 घंटे करना है, बहुत ये प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। और हम चाहेंगे सर जब आप अपना दूसरा अभी रामलीला जब आप लेके आए तो उससे पहले भी सर एक बार आप हमारे हाँ पॉडकास्ट जरूर आए, जरूर। जिससे कि हम भी आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकें और साथ में हम लोगों को बता सकें कि इसका महत्व क्या है और क्यों लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप जैसे लोगों से ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, एक दूसरे को है ना पैरल, कि अब आपका जो जितना बड़ा चैनल ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें जाएगा, लोगों को लगेगा हाँ ये बात है, तो आपने मुझे बुलाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और आपने इतनी सारी बातें हमें बताई। बहुत सारी बातें सर हमारे लिए नई थी, आपकी स्टोरी से हमें बहुत प्रेरणा मिली और पैशन को कैसे जीते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन अपने पैशन को साथ कैसे लेके चला जा सकता है वो आज आपसे सीखा। और मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट युवाएं देखें और यहाँ से प्रेरणा लें और अपने पैशन को कभी ना छोड़ें, क्योंकि पैशन से ही सफलता मिलती है, उसका जीता जागता सबूत आज हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।